Hello everyone, welcome back to the YouTube channel English with the Topper and welcome back to another video. So in this video we are going to discuss and we are going to critically analyze a very interesting poem and a very famous poem. जिसका title है The Caged Bird and the poem is written by Maya Angelou. So before going for the critical analysis of the poem, let's talk about the writer or the author or the poet or poetess जो कि हैं Maya Angelou. Maya Angelou जो थी, she was born on April 4, 1928 in Missouri and her name was Margaret Ann Johnson. लेकिन इसको दुनिया जिस नाम से जानती है वो नाम है Maya Angelou. She is known for the name Maya Angelou. कहते हैं कि ये इसका पेन नेम था क्योंकि इसकी जो भी पोइट्री वगैरह है उसके साथ आपको Maya Angelou वाला नाम नज़र आएगा. She was best known for her unique and pioneering autobiographical writing style. ये जिस चीज़ के लिए फेमस थी वो है इनका ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग स्टाइल. इट्स अ काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल जहाँ पे पोइट जहाँ पे राइटर क्या करता है, खुद के अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता है. और माया ने भी यही किया था कि इसकी पोएम्स के अंदर इसकी अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जिससे हमें लिंक मिलता है. दैट्स वाई शी इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइट. शी वॉज अ पोइट, सिंगर, ऑटोबायोग्राफर एंड सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और साथ में ये डांसर भी थी. शी डाइड on the morning of May 28, 2014 at age 86. यहाँ पे she died at the age of 86 and then she was a civil rights activist. ये क्या करती थी, लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाती थी और ये भी इसकी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस की वजह से हुआ था. आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि इनका कलर इज़ नॉट दैट मच लाइट या फिर जिस तरह से अमेरिकन्स का वाइट अमेरिकन्स का कलर होता है वो नहीं था, बिकॉज शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन. तो वहाँ पे क्या होता था, अमेरिका में क्या होता है या क्या होता था जो भी आप कहते हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनको उनके कलर की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनके साथ इनजस्टिसेस होती हैं, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाते हैं और उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जितने वाइट पीपल को मिलती हैं. तो इन सब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से इसने अपनी राइटिंग के अंदर जिस थीम को हाईलाइट किया वो मेन थीम है अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस. आफ्टर हर पेरेंट्स डिवोर्स्ड व्हेन शी वाज 3 years old, at 8 years old she was raped by her mother's boyfriend and told her uncles of the assault. They kicked her attacker to death. When she realized that speaking and revealing her rapist had promoted his death, she saw the power of words and the power of speaking. कि जब इसके साथ ये वाक़या हो गया कि she was raped by her mother's boyfriend, फिर इसने जब इस बारे में बात की तो इसके अंकल्स ने क्या किया कि उस अटैकर को मार दिया. दे किल्ड द अटैकर. तब जो है ना बिल्कुल बचपन में ही इनको ये रियलाइज़ हो गया था कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स एंड द पावर ऑफ स्पीकिंग. तो कहते हैं कि ये इस वाक़ये के बाद काफ़ी कुछ सालों तक ये बोलती ही नहीं थी. एंड देन शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग. मार्टिन लूथर किंग भी अफ्रीकन अमेरिकन है, वो भी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे. और फिर उनको जो है ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की वजह से ही गॉट एसेसिनेटेड. उनको भी एसेसिनेट किया गया. एंड देन उनको जब एसेसिनेट किया गया तो वहाँ से जो है ना माया एंजेलो को और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि वो अपनी राइटिंग्स के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस के थीम को हाईलाइट करे. सो इंट्रोडक्शन टू द पोम का जो टाइटल है, जो रियल वाला जो टाइटल है, दैट इज़ आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग्स. लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में द केज्ड बर्ड भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. सो द कंप्लीट और द होल टाइटल ऑफ द पोम इज़ आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स. द पोम इज़ ऑफ 38 lines and 6 stanzas. The most prominent theme of the poem is freedom and oppression, and there is a line or some part in the poem which is repeated, so it has a chorus or we can say a refrain, and the diction of poem switches. normally ये होता है ना कि poems के अंदर की जो diction है वो एक ही तरह की होती है. पूरे poem के अंदर या डिप्रेसिव टोन होगा या पूरे ही poem के अंदर होप वाला टोन होगा. लेकिन माया एंजेलो के इस poem के अंदर ये है कि टोन जो है वो स्विच कर रहा है, डिक्शन स्विच कर रहा है. कभी आपको फ्रस्ट्रेशन का टोन मिलेगा तो कभी आपको होप का टोन मिलेगा. सो द टोन स्विचेस. And it is an autobiographical poem which was originally published in 1969 and it belongs to the genre autobiography or
बायोग्राफी। और यहाँ पे माया एंजेलो को देखिए कि खुद ही अपने हाथ में आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स वाली पोम लिए हुए। सो लेट्स गो फॉर एनालिसिस ऑफ द टाइटल। Whenever you are going to critically analyze a poem, especially being a student of literature, then the first thing that you have to notice is the title of poem या title of novel, story जो भी है उसके title को सबसे पहले आप analyze करें so that it will be easy for you all to go for further analysis. Title है I know why the caged bird sings. यहाँ पे I know poem का जो title है वो start ही I से हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका राइटर की रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कोई ना कोई लिंक होगा और इसीलिए इसको हमने कहा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सो द टाइटल ऑफ पोएम स्टार्ट्स विद आई विच इज़ अ फर्स्ट पर्सन pronoun which shows that the poem is an autobiographical poem which has a kind of link with the real life experiences of the poet or poetess. Present tense shows something happening in present and is usual. टाइटल में देखें कि प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा उन कामों के लिए यूज़ होता है जो कि हो रहे हैं और दे आर इन यूजुअल रूटीन, नॉर्मल रूटीन में। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर का मेजर थीम था अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस। तो अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो कि यूजुअली नॉर्मली डेली लाइफ में लोगों की लाइफ में होती रहती है। अब केज्ड बर्ड जो है it's an extended metaphor for the black community's past and ongoing experience of racism in the United States. Caged bird जो है वो एक extended metaphor है जो कि किस को symbolize करता है, black people, black Americans या फिर African Americans को show करता है जिनके साथ racism होती थी, जिनके साथ injustices होती थी या होती हैं in the United States. Singing of caged birds, अब यहाँ पे caged bird sing कहा है तो इस singing से हमें ये पता लगता है कि इट शोज द डिज़ायर फॉर फ्रीडम। बर्ड सिंग कर रहा है विच मीन्स दैट द बर्ड इज़ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, इट इज़ इन डिज़ायर फॉर फ्रीडम। अब देख लें कि बर्ड्स जो हैं दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद फ्रीडम। बर्ड्स जब हम कहते हैं तो हमें वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करते हैं, फ्रीडम को सिम्बलाइज़ करते हैं और हाई विजन को सिम्बलाइज़ करते हैं क्योंकि उनको उड़ान भरने से कोई रोक नहीं सकता। सो बर्ड्स शो फ्रीडम। लेकिन यहाँ पे केज्ड बर्ड कहा है, अ बर्ड विच इज़ केज्ड, जो कि पिंजरे में बंद है, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसको फ्रीडम हासिल नहीं हुई हुई है, जो कि ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है, जिसकी मूवमेंट को लिमिट किया गया है। सो दिस वाज द थिंग विद अफ्रीकन अमेरिकन्स कि उनकी मूवमेंट को लिमिट किया जाता है, उनकी विजन को हाई होने नहीं दिया जाता है, उनको उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पर करने या डेवलप करने नहीं दिया जाता है। सो केज्ड बर्ड के अंदर केज्ड बर्ड जो है दैट्स एन एक्सटेंडेड मेटाफर फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन्स। So let's go for the explanation of the text with the critical analysis. This is the first stanza जिसके अंदर हमें मिलती हैं 7 lines. So the free bird leaps on the beak of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky. अब यहाँ पे देखें the first line is the free bird leaps. टाइटल में तो केज्ड बर्ड कहा था लेकिन फर्स्ट लाइन के अंदर बात हो रही है एक फ्री बर्ड की, विच मीन्स दैट पोम के अंदर 2 तरह के बर्ड्स की बात होगी, एक फ्री बर्ड एंड एक केज्ड बर्ड। केज्ड बर्ड अफ्रीकन अमेरिकन को शो करता है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और फ्री बर्ड जो है वो शो करेगा वाइट अमेरिकन्स को, जिनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनके साथ इनजस्टिस नहीं है, जिनके साथ ऑपरेशन नहीं है, जो कि फ्री हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ्स। अ फ्री बर्ड लीप्स, यहाँ पे एक फ्री बर्ड की बात कर रही है पोइटस या पोइट। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बेक ऑफ द विंड, कि ये बर्ड है जो कि उड़ रहा है हवा में, ऑन द बेक ऑफ विंड, हवा के दोष पे जिसको हम कहते हैं ना बेक ऑफ विंड। तो इसका मतलब ये जो उड़ रहा है उसमें भी इसको सपोर्ट दिया है। किसने सपोर्ट दिया है? विंड ने, विंड के सपोर्ट से चल रहा है। तो विच मीन्स दैट वाइट अमेरिकन जो थे उनको ज़िंदगी के हर स्टेप में सपोर्ट मिल रहा था लोगों को, लेकिन ब्लैक अमेरिकन को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम, और ये उड़ता चला जाता है डाउन स्ट्रीम की तरफ, इसकी उड़ान होती रहती है टिल द करंट एंड्स, जहाँ पे विंड ख़त्म हो रही है, एंड डिप्स हिज विंग, और ये परिंदा क्या करता है कि अपने परों को डिप करता है किस चीज़ में? इन द ऑरेंज सन रेज, सन रेज के अंदर अपने परों को डिप करता है, एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, और फिर ये क्लेम करता है
इसके अंदर ये हिम्मत है कि वो स्काई के क्लेम कर सके, ये क्लेम करे कि पूरी स्काई जो है वो उसकी है। तो यहाँ पे डिप्स को जो मैंने हाईलाइट किया, दैट्स अ पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज बर्ड का डिप करना is normally not possible, but this quality of dipping is given to a bird, so it's a personification. And then in the last line, dares जो है वो भी personification है, because dare करना तो human quality है, but here it is given to a bird. और dares to claim the sky, अब परिंदा है वो डेयर कर रहा है कि स्काई उसकी हो सकती है, वो डेयर कर सकता है। तो फिर यहाँ पे इमेजरी की भी यूजेज हुई हुई है। एंड अगर हम इस फर्स्ट स्टैंजा को समराइज़ करें तो ये है कि यहाँ पे पोइट जो है वो एक बर्ड की बात कर रही है जो कि फ्री है, जो कि वाइट अमेरिकन को सिम्बलाइज़ करता है, जो कि पूरे आसमान पे फ्रीली मूव कर रहा है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हवा के सपोर्ट से वो उड़ रहा है, लीप कर रहा है। और फिर जो है ना ऑरेंज सनरेज में उसने अपने विंग्स को डिप किया और फिर डेयर टू क्लेम द स्काई, इसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, इतनी ज़रूरत है कि वो पूरे स्काई को क्लेम करे। यानी कि वाइट अमेरिकन को इतना सपोर्ट है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं कि वो पूरे अमेरिका को क्लेम कर सकते हैं कि पूरा अमेरिका हमारा है। और जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं या अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। Stanza 2. But a bird that stalks down his narrow cage can seldom see through his bars of rage. His wings are clipped and his feet are tired, so he opens his throat to sing. फिर यहाँ पे बट का इस्तेमाल हुआ स्टेंजा के स्टार्टिंग में। इसका मतलब है कि पहले हमने जिस बारे में बात की उसका अभी कोई कंट्रास्टिंग आइडिया आएगा, अभी उसके अपोजिट में कोई बात होगी। तो पहले एक फ्री बर्ड की बात हुई थी और स्टेंजा 2 में एक केज्ड बर्ड की बात हो रही है जिसके बारे में हमने बात पहले की है। बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नेरो केज, यहाँ पे एक ऐसा बर्ड है जो कि अपने नेरो केज में बिल्कुल तंग पिंजरे के अंदर है। तंग पिंजरा नेरो केज शो करता है कि उसके लिए लाइफ कितनी लिमिटेड है, उसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसके लिए फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं, उसके लिए फ्रीडम नहीं है, उसकी ज़िंदगी में इवन फिज़िकल मूवमेंट तक लिमिटेड है सिर्फ एक नेरो केज के अंदर। तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर है अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बर्ड है वो सिम्बलाइज़ कर रहा है अफ्रीकन अमेरिकन को और नेरो केज शो कर रहा है लिमिटेड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ को। इट कैन सेल्डम सी थ्रू, इट कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, मतलब बहुत कम ये परिंदा देख सकता है थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज, यानी कि वो जिस पिंजरे में बंद है वहाँ से बाहर उसकी नज़र लिमिटेड है, विच मीन्स दैट द बर्ड्स विजन इज़ लिमिटेड। वाइट अमेरिकन के लिए विजन लिमिटेड नहीं है बल्कि इनके लिए विजन लिमिटेड है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उनको केज में बंद किया है, उनकी वजह से इनकी विजन बाउंड है। इसकी रिपीटेशन एलिट्रेशन को शो करती है। आप ये देख लें कि जहाँ भी मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वहाँ पे साउंड की रिपीटेशन होगी। एंड देन ये स्लेवरी को भी शो कर रहा है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टायर्ड, उसके विंग्स क्लिप्ड हैं, उसके जो पर हैं वो क्लिप किए गए हैं, वो बांधे गए हैं, वो फ्री नहीं है। और उसके फीट जो हैं दे आर टायर्ड, उनको बांधा गया है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़ किया है पोइट ने। पैसिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं जब हम क्या करें, हम पैसिव वॉइस यूज़ करने का एक मकसद ये भी है कि डूअर को शो नहीं करना। तो यहाँ पे भी हिज विंग्स आर क्लिप्ड कहा है लेकिन किसने क्लिप किया ये नहीं कहा है, तो विच मीन्स दैट इनके विंग्स को जो क्लिप किया है वो किसी और ने किया है, विच मीन्स दैट वाइट अमेरिकन्स ने किया है, लेकिन यहाँ पे उनको एज इतना वो शो नहीं किया है, इतना ओवरटली यहाँ पे उसको लिखा नहीं गया है। विंग्स को जब हम किसी परिंदे के विंग्स को बंद करते हैं, क्लिप करते हैं, तो वो उसकी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, और जब हम उसके पैरों को टाई करते हैं तो उसका प्रोग्रेस ख़त्म हो जाता है। तो विच मीन्स दैट अफ्रीकन अमेरिकन्स की फ्रीडम भी छीनी गई है और उनसे उनका प्रोग्रेस और उनकी डेवलपमेंट भी छीन ली गई है। सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग। फिर यहाँ पे वो बर्ड क्या कर रहा है कि वो अपने थ्रॉट को ओपन कर रहा है टू सिंग। बर्ड सिंग तब करता है जब उसको फ्रीडम का डिज़ायर हो, जब वो एक पिंजरे के अंदर हो। तो दिस शोज़ द डिज़ायर फॉर फ्रीडम, द बर्ड्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम। और ये रिफ्रेन भी है क्योंकि ये लाइन जो है वो रिपीट हुई है पोएम के अंदर 3 टाइम्स। एंड ओपन हिज थ्रॉट एक पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि थ्रॉट को ओपन करना इज़ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक बट इट इज़ गिवन टू अ bird. The third stanza is, the caged bird sings with a fearful trill of things unknown, but longed for still, and his tune is heard
ऑन द डिस्टेंट हिल फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे भी केज्ड बर्ड की ही बात करी है कि केज्ड बर्ड यहाँ पे सिंग करने लगा है विद अ फियरफुल ट्रिल। सिंग तो कर रहा है लेकिन उसकी आवाज़ के अंदर एक फियर है, एक खौफ है। किस चीज़ का खौफ है? उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनका खौफ है। ऑफ थिंग्स अननाउन, और उसको खौफ है ऐसी चीज़ों का जो कि उसके लिए अननाउन है। उसको फ्रीडम का नहीं पता क्योंकि वो बिल्कुल बहुत पहले से केज्ड है, लेकिन फिर भी उसको उस फ्रीडम के लिए उसके अंदर डिज़ायर है। वो सिंग कर रहा है लेकिन वो उसके लिए अननाउन है क्योंकि उसको बहुत पहले से ही केज के अंदर बंद किया हुआ है। बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज़ हर्ड, लेकिन फिर भी ये बर्ड सिंग कर रहा है और इसकी सिंगिंग का जो ट्यून है वो सुनाई दे रहा है। इवन ऑन द डिस्टेंट हिल, दूर के हिल्स पे भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है बर्ड के सिंगिंग की। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, जब केज्ड बर्ड फ्रीडम के लिए सिंग करता है तो दूर दूर तक भी इसकी आवाज़ जाती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा होप मिलता है कि बर्ड केज्ड है लेकिन फिर भी इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही है, विच मीन्स दैट ये जो राइट एक्टिविस्ट्स अपनी हक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे सकती है। सो हियर इज़ अ काइंड ऑफ थीम ऑफ होप दैट वी कैन फाइंड। देन कम्स स्टैंजा 4। स्टैंजा 4 में फिर द फ्री बर्ड, यहाँ पे फिर स्विच करके हम फ्री बर्ड की बात करेंगे। द फ्री बर्ड थिंग्स ऑफ अनदर ब्रीज। फ्री बर्ड जो है वो थिंक कर रहा है, थिंक इज पर्सोनिफिकेशन। अनदर ब्रीज के अंदर आर साउंड रिपीट हो रहा है एज इट इज़ अंडरलाइंड। and the trade wind soft through the sighing trees, and the fate worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. Think करना और name करना ये दोनों human characteristics हैं, but they're given to a bird, so these both are examples of personification. and then यहाँ पे जो है ना, अब free bird जो है वो think कर रहा है किस चीज़ के बारे में? उन सब चीज़ों के बारे में जो उसको पसंद है। another breeze, हवा के बारे में। and the trade wind soft through the sighing trees, और उस हवा के चलने से दरख्तों से एक साइंग टाइप की जो आवाज़ आती है उसके बारे में बर्ड थिंक कर रहा है। एंड द फेट वॉर्म्स, और वो फेट वॉर्म्स के बारे में थिंक कर रहा है जो कि एक ब्राइट लॉन में है। वैसे फेट वॉर्म्स तो बर्ड की ग़िज़ा होती हैं इसलिए वो उनके बारे में थिंक कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिम्बॉलिकली देखें तो फेट वॉर्म्स जो हैं वो वाइट अमेरिकन्स को सिम्बलाइज़ कर रही हैं जो कि फेट वॉर्म्स की तरह हैं। दे आर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्ट्स जो दूसरों को सफ़र करते हैं। वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन, ब्राइट लॉन है तो विच मीन्स दैट ये जो वाइट अमेरिकन्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें ब्राइट हैं, क्लियर हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, अनलाइक द केज्ड बर्ड्स। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, फिर वो परिंदा जो फ्री बर्ड था वो पूरे स्काई को खुद का कहता है। ही नेम्स द स्काई हिज ओन, यानी कि अमेरिकन जो हैं वो पूरे अमेरिका को सिर्फ खुद का कहते हैं और जो केज्ड बर्ड्स यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रहने नहीं देते हैं। Stanza 5. But a caged bird stands on the grave of dreams, and his shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. यहाँ पे फिर से हम caged bird की बात करेंगे। Caged bird stands on a grave of dreams. Grave of dreams मतलब हमारी हसरतों का कब्रिस्तान हम जिसको कह सकते हैं, हमारी नहीं इस बर्ड की। विच मीन्स दैट इसकी जो डिज़ायर्स थी उड़ने के लिए, फ्रीडम के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए, उन सब को मिला के कहा है ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि ये उसकी ऐसी ड्रीम्स हैं कि जो मर चुकी हैं, जो फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं। सो वो ग्रेव ऑफ ड्रीम्स शो कर रहा है उस बर्ड के तमाम अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को। अगर सिम्बॉलिकली कहें तो ये अफ्रीकन अमेरिकन्स के वो सारे राइट्स जो उनको नहीं मिले हैं उनके बारे में बात कर रहा है, बात हो रही है। हिज शेडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, यहाँ पे इलिट्रेशन यूज़ हुई है। शेडो शाउट में साउंड रिपीट हो रहा है, शेडो शाउट्स, सो दिस इज़ एन इलिट्रेशन। एंड देन यहाँ पे उस बर्ड का जो शेडो है, इट शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम। अब शाउट करना, नाइटमेयर और स्क्रीम, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ़ियर को शो करते हैं। तो यहाँ पे उस बर्ड के फ़ियर के बारे में भी बात हुई है कि वो अपनी आज़ादी तो चाहता है लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ के अंदर एक फ़ियर है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टायर्ड, ये पहले भी ये लाइन थी, इट इज़ रिपीटेड। तो उसकी फ्रीडम उससे छीनी गई है, उसकी प्रॉस्पेरिटी उससे छीनी गई है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, और यहाँ पे भी केज बर्ड क्या कर रहा है? ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग, सिंगिंग करने के लिए अपने थ्रोट को ओपन करना है, यानी कि हिम्मत जमा कर रहा है कि वो अपने फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाए। सो इट इज़ वंस अगेन पर्सोनिफिकेशन।
And the last is stanza 6. The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tone is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom. ये पिछला जो स्टैंजा था, स्टैंजा 4 और 5 आई गेस, उसी की रिपीटेशन हुई है. सो वी ऑलरेडी एक्सप्लेन द स्टैंजा. सो दे आर अ टोटल ऑफ 6 स्टैंजाज इन द पोएम. मेजर थीम्स जो हमें पोएम के अंदर मिलती हैं, दे आर ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, दूसरों को लुक डाउन करना, उनको उनके राइट्स नहीं देना. तो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भी ये सब हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, इसलिए यहाँ पे थीम ऑफ ऑपरेशन मिलता है. देन कम्स द थीम ऑफ रेसिज्म. ब्लैक अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स, तो कलर के बेस पे उनके रेसिज्म, उनके साथ रेसिज्म करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, दिस ऑल्सो इज़ अ थीम. एंड देन अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस, जिसके बारे में मैंने पूरी पोएम में बता दिया. एंड देन फ्रीडम, यानी कि यहाँ पे वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनको उनकी फ्रीडम नहीं मिल रही है. सो दिस ऑल्सो इज़ अ थीम ऑफ द पोएम. एंड द टोन ऑफ पोएम इज़, इन फर्स्ट स्टैंजा वहाँ पे प्लेफुल था ना, क्योंकि एक फ्री बर्ड था जो कि ईज़िली मूव कर रहा है, उसकी लाइफ ईजी गोइंग है, उसके लिए मुश्किलात नहीं है, उसके लिए पूरी हवा में उड़ान भरना मुश्किल नहीं है. वो उसके अंदर तो इतनी भी हिम्मत है कि वो पूरे स्काई को आउन करने का दावा कर सके. तो द टोन इज़ प्लेफुल. दूसरे स्टैंजा के अंदर केज्ड बर्ड की बात की है, सो द टोन इज़ एंगर. थर्ड स्टैंजा में फिर से फ्रस्ट्रेटिंग है, फिर क्योंकि यहाँ पे फिर से केज्ड बर्ड की बात हुई है. एंड इन स्टैंजा 4 द टोन इज़ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा होप था, मैंने आपको बताया था. और यहाँ पे जो फिर से फ्री बर्ड की बात हुई है, तो यहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है. एंड फिफ्थ स्टैंजा में फिर से डिप्रेसिंग टोन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपीरियंस, अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस, ऑपरेशन और इन सब थीम्स को हाईलाइट किया है. और स्टैंजा 6 जो है वो रिपीट हुआ था. सो दिस इज़ द टोन. मैंने पहले बताया था कि टोन स्विच हो रहे हैं, प्लेफुल से एंगर में, एंगर से फ्रस्ट्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन से पॉजिटिव में, और फिर डिप्रेसिंग में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम दैट इज़ द केज्ड बर्ड by Maya Angelou. I hope it is now clear to you all. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Allah Hafiz.